हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम गाउस लॉ की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का या फिर जो एक वायर होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब वाला जो पोर्शन है वो हमारा अगले 3 से 4 लेक्चर के अंदर फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रोस्टैट्स का ओवरऑल जो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो लगभग क्लियर हो जाएगा। देन फिर हम चलेंगे डाइइलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइइलेक्ट्रिक्स, फिर पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, डाइइलेक्ट्रिक, वो दोनों हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स और इमेज चार्ज। तो फिर इस तरह से वो बिल्टअप होता जाएगा, वन बाय वन सारी चीजें वो है समझ में आने लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था कि जो जो स्पेरिकल शेल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेंडर की वजह से या सिलेंड्रिकल सिमेट्री की वजह से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेनर सिमेट्री, यानी कि एक इनफाइनाइट शीट है, चार्ज शीट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसकी वैल्यू हम पहले निकालेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो एक रिमूविंग पार्ट की वजह से बनता है, मतलब एक स्पेयर है उसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया बाहर, उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या फ्लक्स आएगा, तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट, electric field of an infinite plane sheet of uniform charge density, of uniform charge density sigma, uniform charge density sigma, uniform charge density सिग्मा की इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कुछ इस तरह से हमें एक इनफाइनाइट प्लेन शीट दी है, ये शीट है। और जो एक्सेस है उनको मैं इस तरह से कंसीडर कर लेता हूँ, ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई, और इसको मैं ले लेता हूँ जेड। तो इस शीट के ऊपर जहाँ ये है वो है जेड इक्वल्स टू 0, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जेड है वो ग्रेटर देन 0 है, और इसके नीचे जो जेड है वो लेस देन 0। पिल बॉक्स हमने मान लिया, इसको जरूरी नहीं पिल बॉक्स से करें, आप सिलेंड्रिकल सिमेट्री से भी कर सकते हैं, इसको भी वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एक पिल बॉक्स यानी कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने ले लिया ऊपर नीचे, गाउसियन सरफेस बना ली मैंने, ये बना ली, ठीक है। और इसका जो एरिया है ये एरिया है, ये नीचे वाले पार्ट का एरिया है ये। इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो जाएगा ऐसे, और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो आएगा ऐसे। अब यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और नीचे वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी ये। तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, गाउस लॉ लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ई डॉट डी एस जो है पूरे का समेशन हमें करना है, तो एक सरफेस ये हो गई और एक सरफेस ये हो गई। यहाँ पर भी ई और ए सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। एक बनेगा ई ए और नीचे वाला भी बनेगा ई ए, और ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई ये हो जाएगा 2 ई ए और इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एरिया, और ये एप्सिलॉन नॉट। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज अपॉन एरिया। क्यू अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको सिग्मा। ई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जरूरी नहीं आप इसको रेक्टेंगुलर पिल बॉक्स से करो, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पिल बॉक्स, पिल बॉक्स बोलते हैं। आप इसको सिलेंड्रिकल
सिमेट्री से भी कर सकते थे, मतलब आप ऐसे मान लेते एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर नीचे पार्ट में ये बीच में से शीट पास हो रही है, तो होता तो वहां पर भी ऐसा ही, यहाँ पर बनता ई ए, यहाँ पर भी क्या बनता ई ए। जो आंसर है वो तो दोनों केस में क्या आता है, सेम आता है। वो अपनी अपनी जो है वो चॉइस है कि आप कौन सा जो है वो प्रेफर करते हैं या आपने किससे ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द शीट, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द शीट। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होगी फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए इसकी जो डायरेक्शन है वो अवे होगी, अवे फ्रॉम द शीट। और नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव सरफेस डेंसिटी के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द शीट, टुवर्ड्स द शीट। ठीक है। अगर आपको लिखा होता है यहाँ पर कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइटली कंडक्टिंग शीट, इफ इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, अगर ये होता इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, मैं वापस में बोल रहा हूँ, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट बोल रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, उस केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। तो इस तरह से ये हमें शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था जो रिमूविंग पार्ट वाले हैं पहले वो क्वेश्चन करेंगे, फिर फर्दर जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है फोर इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स, फोर इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स कैरी कैरी इक्वल but opposite uniform charge density, equal but opposite uniform charge density as shown the electrostatic field in the region, electrostatic field in the region 1, 2, 3, 4 and 5 are given respectively by डायग्राम बनाया हुआ, डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से है, एक मिनट, 2, 3, 4 और ये एक्सेस हो गया, ये हो गया रीजन फर्स्ट, ये हो गया रीजन सेकंड, ये हो गया रीजन थर्ड, ये हो गया रीजन फोर्थ और ये हो गया रीजन 5। यहाँ पर है प्लस सिग्मा, यहाँ पर है माइनस सिग्मा, यहाँ पर है प्लस सिग्मा और यहाँ पर है माइनस सिग्मा। ऑप्शंस आपको दिए हैं। फर्स्ट रीजन के लिए 0, सेकंड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, ये एक्स डायरेक्शन है, और थर्ड भी है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप और ये 0। बी ऑप्शन दिया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप 0, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप और 1, 2, 3, 4, एक और लिखना पड़ेगा ना, 5 आने चाहिए ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5। एक मिनट सही कर देते हैं। सी में दिया है 0, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप माइनस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप और 0। और डी ऑप्शन जो दिया है उसमें हमें दिया है 0 प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, ये है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप
और फिर है प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप और 0। देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है अवे फ्रॉम द शीट। तो सबसे पहले इस शीट के लिए देखो, इस शीट के लिए इसके लेफ्ट में पहले के लिए लिख रहा हूं मैं, इसको मैं डाल देता हूं फर्स्ट। तो फर्स्ट के लिए जो फील्ड आएगा फर्स्ट के लिए, तो इस प्लस की वजह से जाएगा अवे फ्रॉम द शीट ये, और इसके लिए आएगा किधर, इसके यहाँ पे भी जाएगा अवे फ्रॉम द शीट। फिर ये सेकंड वाली जो शीट है, सेकंड वाली शीट को मैं यहाँ रख देता हूँ, ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा। अब ये सेकंड वाली शीट की वजह से फर्स्ट रीजन जो है, फर्स्ट रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड वाली शीट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेगी, तो इसने अपनी तरफ ले लिया यहाँ पर भी, फर्स्ट रीजन में भी, और सेकंड रीजन में भी ऑब्वियस सी बात है इसकी तरफ ही आएगा, यहाँ पर आएगा। थर्ड वाली जो शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको मैंने थर्ड शीट को यहाँ लिख दिया, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अवे आएगा, यानी कि यहाँ जाएगा। और इसके इधर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर जाएगा, अवे जाएगा। ये थर्ड शीट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब फोर्थ शीट जो है, फोर्थ शीट वो ये फोर्थ शीट है, और फोर्थ शीट है नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो अपनी तरफ ये खींचेगा, तो यानी कि ये इधर हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड रीजन में भी इसकी तरफ ही जाएगा। तो पहले रीजन की बात करो तो फर्स्ट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा ओवर कितना बनता है, एप्सिलॉन नॉट, है ना। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड शीट की वजह से कितना आएगा, वो भी आएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो ये एक दूसरे को खत्म कर देगी। और इसी तरह से यहाँ पर ये बनेगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो खत्म कर देगी, यानी कि फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जो, वो कितना हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पर ये गलत है, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी का फर्स्ट सही है। सेकंड रीजन का आप देख लो, ये फर्स्ट रीजन हो गया, सेकंड में ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये एक दूसरे को काट देंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, किधर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो ये बनेगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होकर कितना दे देंगे, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर। थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन मीन्स ये वाला। अब ये फर्स्ट शीट में पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, सेकंड शीट में नेगेटिव है, सेकंड शीट में नेगेटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को लेगा अपनी तरफ। थर्ड शीट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भेजेगी अपने से। फोर्थ शीट नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास बुलाएगी। ये ऑपोजिट हो गए सारे, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर बीच में लगा लो, ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस सिग्मा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बीच में 0 लिख लो आप, 0। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, 0। फोर्थ रीजन की बात करो, फोर्थ रीजन में फर्स्ट की वजह से तो अवे होगा, सेकंड नेगेटिव है वो अपनी तरफ लेगी, थर्ड जो शीट है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो अवे होगा, और फोर्थ जो शीट है वो नेगेटिव है तो वो अपनी तरफ लेगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक्स, यानी कि ये वाला हो गया। अब फिफ्थ रीजन की बात करें, ये फिफ्थ रीजन हो गया, फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ रीजन। फिफ्थ रीजन में फर्स्ट शीट की वजह से अवे, सेकंड जो शीट है वो नेगेटिव है, वो अपनी तरफ ले रही है, थर्ड शीट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और फोर्थ शीट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 0। फोर्थ में कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0, यहाँ पर कितना रहेगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0, यहाँ पर कितना रहेगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कितना रहेगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इसका एकदम सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है थ्री इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, three infinite plane sheets carrying uniform
चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा are placed parallel to the xz plane at y equals to a, 3a and 4a respectively. The electric field at the point 0, 2a, 0, a है ये 0, 2a, 0 is ऑप्शन ए है 4 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट जे कैप, ऑप्शन बी है -3 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट जे कैप, ऑप्शन सी है -2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट जे कैप और ऑप्शन डी है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और जे कैप। ये क्वेश्चन आया है जैम 2018 में। Question says that 3 infinite plane sheet carrying uniform charge density -sigma, 2 sigma, 3 sigma are placed parallel to the xz plane. xz plane के पैरेलल है, तो यानी कि ये बना लिया मैंने x और ये बना लिया मैंने z, तो ये y डायरेक्शन हो गया, ऐसे रखिए ना। तो ये x बना लिया, ये y बना लिया, ये z हो गया, ये x, ये y और ये z, सॉरी ये x, ये z और ये y। तो ये 3 शीट मैंने ऐसे रख दी, 1, 2 और 3। ये वाली जो शीट है, पहली वाली शीट, इस पर जो चार्ज डेंसिटी है -सिग्मा है, इस पर चार्ज डेंसिटी है 2 सिग्मा और इस पर चार्ज डेंसिटी है 3 सिग्मा। इनकी जो लोकेशन है y इक्वल्स टू a, 3 एंड 2a, तो ये एक्सिस पर रखिए। यहाँ पर ये लोकेशन है y इक्वल्स टू a, ये है y इक्वल्स टू 3a और ये है y इक्वल्स टू 4a, ये लोकेशन है। 0, 2a, 2a मतलब कहीं कोई पॉइंट इनके बीच में है, 2a कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें बताना है, तो एक तो इस चार्ज की वजह से आएगा, ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस शीट की तरफ, यानी कि E1। और ये वाला जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से अवे फ्रॉम द शीट होगा, तो इसकी वजह से होगा E2। और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें भी होगा E3। तो ये सब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव y में, है ना। ये पॉजिटिव y हो गया, नेगेटिव y, तो EP, इसको मैंने P लिख लिया। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये किस में जाएगा, नेगेटिव y में जाएगा। इसी तरह से ये जो वैल्यू होगी वो होगी 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी किधर जाएगा, ये भी नेगेटिव y में जाएगा। थर्ड वैल्यू जो होगी वो होगी 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी किधर जाएगा, नेगेटिव y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5, 5 माइनस 1 6 हो जाएगा टोटल। तो 6, 3, 2 और ये 1, तो 6 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 3, तो ये बचेगा 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन हो गई नेगेटिव। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, वो आ जाएगा 3 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव y। नेगेटिव y का मतलब हो गया जे कैप, माइनस जे कैप। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा बी आंसर। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर 3 केस पढ़े, एक हमने पढ़ा लाइन चार्ज, एक पढ़ा हमने प्लेन चार्ज और एक पढ़ा हमने पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जैसे पॉइंट चार्ज है कोई, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो आप k/r², k/r²। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल हो। जब हम लाइन चार्ज की बात करते हैं, तो लाइन चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, और जब हम प्लेन चार्ज की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं बात करूं लाइन चार्ज, फॉर लाइन चार्ज, जैसा कि आपने सिलेंडर के केस में निकाला था ना, लाइन चार्ज डेंसिटी वाले केस में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2k लैम्डा अपॉन आर, या फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। और प्लेनर चार्ज के केस में आपने देख ही लिया कि प्लेनर सिमेट्री है या प्लेनर चार्ज है, उसके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ आर। यहाँ आर का मतलब क्या है? उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ना, उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। वहां पर जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के केस में स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर ई जो है उसकी वैल्यू, जो ये इसका एरिया बनता है, एरिया, इसका सरफेस एरिया एस, वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वो एस जो है वो किसके बराबर आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्पेरिकल सिमेट्री हो जाती है, तो यहाँ से एस प्रोपोर्शनल हो जाता है आर। लाइन चार्ज के केस में हम कैसी सिमेट्री बनाते हैं? सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनाते हैं। सिलेंड्रिकल सिमेट्री लाइन चार्ज के केस में, लाइन चार्ज के केस में सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनाते हैं। तो यहाँ लेंथ इसकी एल है, तो ये बनता है 2 पाई आर, 2 पाई आर एल। तो यहाँ से ये एस प्रोपोर्शनल हो जाता है आर के। तो यहाँ से लाइन चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया आप गाउस लॉ लगाते हो ना, ई डॉट डी एस, एस नीचे जा रहा है प्रोपोर्शनल में, तो एस आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ई के रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह यहाँ हो गया। और पॉइंट चार्ज के केस में, प्लेनर चार्ज के केस में क्या होता है? प्लेन चार्ज के केस में ये ऐसे प्लेन रखा हुआ, ठीक। अब ये जो प्लेन है, तो ये प्लेन है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इसका खुद का ही एरिया बन रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इसका खुद का ही कुछ एरिया बन रहा है। तो इसका खुद का कुछ एरिया बन रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इसका जब एरिया बनेगा तो ये एस जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा उस पॉइंट की डिस्टेंस से। मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जो पॉइंट है इस डिस्टेंस से क्या है? इंडिपेंडेंट। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल है, लाइन चार्ज के लिए डिस्टेंस के रेसिप्रोकल है, और प्लेन चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस। अब हम कैविटी वाले क्वेश्चंस करते हैं, कैविटी वाले। तो कैविटी वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले फॉर्मूला है जो याद होने चाहिए, जितने भी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं अभी तक वो सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑन कैविटी, प्रॉब्लम्स ऑन कैविटी, कैविटी वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन कैविटी। सीधा क्वेश्चन से कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कंसीडर अ स्फीयर, कंसीडर अ स्फीयर S1 of radius r, which carries a uniform charge density, uniform charge density rho, uniform charge density rho. A smaller sphere, a smaller sphere S2 of radius, S2 of radius a less than r by 2 is cut out, is cut out and removed, cut out and removed from it, cut out and removed from it. The centers of the two sphere, the centers of two spheres are separated, centers of two spheres are separated by the vector, by the vector
B n r by 2 n cap as shown in the figure, as shown in the figure. The electric field at point P, the electric field at point P inside S2, inside S2 is ऑप्शन ए है रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट थीटा कैप, ऑप्शन बी है रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट ए आर वेक्टर माइनस थीटा कैप ए, ऑप्शन सी है एन आर ऑन 6 एप्सिलॉन नॉट थीटा कैप, और ऑप्शन डी है रो आर ऑन रो ए ऑन 3 एप्सिलॉन नॉट आर और आर वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। डायग्राम जो दिया हुआ है डायग्राम में बना देता हूँ। डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक स्पेयर था, उस स्पेयर की जो चार्ज डेंसिटी थी वो रो, और उस स्पेयर की जो रेडियस थी वो थी कैपिटल आर। इसमें से एक स्पेयर बाहर निकाल लिया, कट करके बाहर निकाल लिया, एक स्पेयर ये कट करके बाहर निकाल लिया, और इस स्पेयर का सेंटर ये है, इस स्पेयर का सेंटर ये है। कोई पॉइंट दिया है P, कोई पॉइंट दिया है P, इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इन दोनों स्पेयर्स के बीच के जो सेंटर ऑफ टू स्पेयर हैं वो B वेक्टर से सेपरेटेड है। दोनों स्पेयर के सेंटर्स हैं, इसका O1 है और इसका O2 है। इन दोनों को सेपरेट कर रखा है B से। ये बाहर वाला स्पेयर है S1 और ये है S2। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। ये पॉइंट P है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करो। वही तो हो रहा है, एक होल ही तो क्रिएट हो गया ना। अगर मैं बड़े वाले में से एक छोटा, बड़े वाले स्पेयर की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, और फिर छोटे वाले पॉइंट की वजह से, छोटे वाले स्पेयर की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाना है। बड़ा वाला जो स्पेयर है, ये बड़ा वाला स्पेयर है, इसका सेंटर है ये O1, और यहाँ P पॉइंट है, ये P पॉइंट, तो इस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ बड़े वाले की वजह से। और इस डिस्टेंस को हम क्या मान लें, इस डिस्टेंस को R ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं R। ये बड़ा वाला स्पेयर हो गया, और इस बड़े वाले स्पेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, R। इसमें से हम माइनस कर दें कौन से, इस वाले स्पेयर को, छोटे वाले स्पेयर को। माइनस ही तो करना है, जब ही होल बनेगा। तो छोटे वाले स्पेयर का जो सेंटर है वो है O2, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है। मान लो ये जो डिस्टेंस है जिस पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम बोल देते हैं R प्राइम। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये O1 पॉइंट है, ये O2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो वेक्टर है वो है B वेक्टर। ये पॉइंट P है, इस P पॉइंट की O1 से डिस्टेंस हमने ली है कितनी, R वेक्टर, और O2 से डिस्टेंस ली है कितनी, R प्राइम वेक्टर। तो यहाँ एक ट्राइंगल लॉ लग गया ना। कौन सा लॉ लग गया, ट्राइंगल लॉ लग गया। तो ट्राइंगल लॉ हमारे काम आएगा, वो लगाना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट P है ये कहाँ है, अंदर है, किसके, स्पेयर के। तो एक सॉलिड स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है हमें पता है कितना होता है, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से उसको लिखा मैंने E1। E1 की वैल्यू कितनी होगी, रो का मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी, R ये डिस्टेंस मैंने मान रखी है, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या हो गई, R कैप। इसी तरह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाल लिया, ये पॉइंट P इसके भी अंदर ही है, और क्योंकि एक ही गोले में से निकल रहा है, एक ही स्फीयर में से निकल रहा है, तो चार्ज डेंसिटी सेम होगी। तो वो कितना हो गया, रो R प्राइम, ये R प्राइम लिया हुआ है, ऑन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया R प्राइम डायरेक्शन।
अब हम क्या करेंगे, दोनों का एल्जेब्रिक समेशन या वेक्टर सम बोल लो, यानी कि ये इसमें से क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। तो ये इसमें से माइनस होगा तो E की जो वैल्यू आएगी E1 प्लस E2, इनका क्या कर रहे हैं हम, एल्जेब्रिक समेशन कर रहे हैं। इनका हम एल्जेब्रिक समेशन करेंगे तो रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कॉमन। तो हमारे पास क्या बचेगा, R, ये और ये माइनस हो रहा है इसमें से, तो ये माइनस, और कितना होगा, ये हो जाएगा R प्राइम R माइनस R प्राइम। R माइनस R प्राइम करोगे तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, B प्लस R प्राइम, यहाँ पर वेक्टर लॉ लगाओ, B प्लस R प्राइम इक्वल्स टू R। तो B की वैल्यू किसके बराबर है, R माइनस R प्राइम। B की वैल्यू किसके बराबर हो गई, R माइनस R प्राइम। तो रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर हो गया, B वेक्टर के बराबर, है ना। ये किसके बराबर हो गया, B वेक्टर के बराबर हो गया। और B की जो वैल्यू है वो कितनी है, n ईटा कैप R/2। B की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा रो R अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट ईटा कैप, रो R अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट ईटा कैप। तो ये रो है, ये इसको सही करो यहाँ आ जाएगा रो, रो R ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट ईटा कैप, यानी कि C जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा इनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की आपको जरूरत है, बेसिक चीजें समझनी होती है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कैविटी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन या तो आज ही लेंगे, और नहीं तो कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम जितने भी पीवाई क्यूज हैं, चाहे वो IIT जैम के हैं, हालांकि हमने करे हैं काफी सारे, जो रिमेनिंग है वो बच जाएंगे, वो कर लेंगे। जितने भी पीवाई क्यूज है, चाहे वो गेट एग्जाम के हैं, चाहे वो नेट एग्जाम के हैं, चाहे वो जेस्ट एग्जाम के हैं, जैम के हैं, जितने भी पीवाई क्यूज है वो कल हम सॉल्व करेंगे। स्पेयर ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस आर, स्पेयर ऑफ रेडियस आर हैज a uniform charge density, has a uniform charge density rho, a smaller radius r/2, a smaller radius r/2 is cut out from the original sphere, from the original sphere as shown in the figure, as shown in the figure. The center of the cutout sphere, the center of the cutout sphere lies at z equals to r/2. After the smaller sphere has been cut out, after the smaller sphere has been cut out, the magnitude of electric field at z equals to minus r/2 is rho r over n epsilon naught. The value of integer n is, और ये क्वेश्चन आया है जैम 2016 में। इसके पहले वाला क्वेश्चन लिख लिया मैंने, कब आया था, ये भी लिख लो। ये क्वेश्चन आया नेट 2016, नेट 2016, और ये आया है जैम 2016 में, 16 है, 10 नहीं है, 16 है। डायग्राम हमें जो दिया हुआ है वो बना देता हूं मैं। एक ये बड़ा स्पेयर है, और ये इसकी सेंटर लाइन है, ये इसका सेंटर है। यहाँ जो रेडियस दी हुई है मैं r, और स्मॉलर रेडियस r/2,
is cut out from the origin of sphere as shown in the figure. The center of the cutout sphere lies at z equals to r by 2. z equals to ये z डायरेक्शन हो गई, तो यहां से स्फीयर कट हो गया ऐसे, यहाँ इसका सेंटर आ गया, तो ये डिस्टेंस जो रेडियस हो गई, ये रेडियस कितनी हो गई r by 2. ठीक है, रेडियस कितनी हो गई r by 2. तो क्वेश्चन ये है जो पिछला वाला क्वेश्चन था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू बता दी, आपसे ये पूछा एन की वैल्यू बताओ. एन की वैल्यू कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले जो बड़ा वाला स्फीयर है, the center of the cutout sphere lies at z बराबर 2. after the smaller sphere has been cut out, the magnitude of electric field at z is equals to minus r by 2. माइनस r by 2 कहाँ होगा? ये z is equals to r by 2, ये पॉइंट हो गया, तो माइनस r by 2 z पे कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा, यहाँ. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है इस पॉइंट पर. तो इस बड़े वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट तो अंदर ही हो गया, जबकि छोटे वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहाँ आ गया? बाहर आ गया. छोटे वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहाँ आ गया? बाहर आ गया. बड़े वाले स्फीयर के लिए पॉइंट कहाँ हो गया? अंदर. तो अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए. कौन सा? एक तो ई इनसाइड का फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड का जो फॉर्मूला होता है जिसको आप कैसे लिखते हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है, तो चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में क्या था? रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर. ये चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में था. आर जो रेडियस होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. अब जो बड़ा वाला स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है, उसको मैं 1 लिख रहा हूँ और इसको मैं लिख रहा हूँ 2. तो बड़े वाले के लिए तो कौन सा लगेगा? अंदर वाला, इनसाइड, क्योंकि वो पॉइंट अंदर आ गया. और छोटे वाले स्फीयर के लिए वो कहाँ चला गया? बाहर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 की वजह से उसको मैं E1 ही लिख रहा हूँ, और उसकी वैल्यू होगी रो आर. अब ये जो पॉइंट है, ये इसका सेंटर हो गया, इसके सेंटर से किस डिस्टेंस पर है? r by 2 पर है. r की वैल्यू कितनी हो गई? r by 2. ये हो गया r, एक बार r लिख देता हूँ, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. ये कितना हो जाएगा? रो r by 2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. ये हो जाएगा रो r अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया E1 की वजह से. अब निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 2. 2 के लिए ये जो पॉइंट है वो चला गया बाहर. तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? रो आर का मतलब होता है रेडियस. तो यहाँ पर अब रेडियस जो है वो कितनी है? छोटे वाले स्फीयर की r by 2 है. उसका क्या करना है? क्यूब करना है. और 3 एप्सिलॉन आर. अब ये जो r डिस्टेंस है, तो छोटा वाला स्फीयर यहाँ है, और ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी दे रखी है? r by 2, और इसकी रेडियस भी कितनी है? r by 2. तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? r. तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर. तो ये बनेगा रो आर क्यूब, 2 की पावर 3, 8 हो गया, तो ये हो गया 24, और एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा रो r अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट. तो r अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट. अब माइनस कर दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे? E1 माइनस E2. E1 कितना हो गया? E1 हो गया रो r अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट. रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, और 6 भी बाहर आ जाएगा. ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 4. ये 3/4 बचेगा, तो 8 आ जाएगा आंसर. तो रो r अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट. तो हमें पूछा है n की वैल्यू बताइए. n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी. जब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आया रो r 8 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आंसर है कितना है? रो r अपॉन n एप्सिलॉन नॉट. तो n की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 8. राइट आंसर इज 8. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने कैविटी वाले, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं कैविटी वाले. कभी पॉइंट अंदर मिलेगा, कभी बाहर निकलेगा, मेथड सभी में सेम लगना है, सेम तरीके से सॉल्व. अब कुछ और हम क्वेश्चन कर लेते हैं. उसके बाद कल का मैंने जैसा आपको बताया कि कल का जो लेक्चर है उसमें हम जितने भी PYQs हैं वो डिस्कस करेंगे. आपको शीट मेरे को प्रोवाइड करानी है असाइनमेंट की, वो मैं आज या कल में आपको करा दूंगा. फिर उसके बाद
हम शीट्स डिस्कस करेंगे, देन हम उसके आगे फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो स्टैंडर्ड केस है उनको हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे, चलिए भाई। क्वेश्चन हमें बोला गया है, क्वेश्चन में गिवन है अ हेमिस्फेरिकल surface hemispherical surface of radius r is in a constant electric field, E directed perpendicular to the base, as shown. The flux through the curved surface S of the hemisphere is, ये हमें हेमिस्फेयर शो किया गया है और ये हेमिस्फेयर की कर्व सरफेस होगी, ये वाली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एस हो गया और ये डिस्क सरफेस हो गया। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है पाई आर स्क्वायर ई, ऑप्शन सी है 2 पाई आर स्क्वायर ई और ऑप्शन डी है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो भाई, सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखना कि एक कोई भी क्लोज सरफेस जो रखी है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है, उसका जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होता है? 0। मैं नोट लगा के भी लिख देता हूं। नेट फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 होता है। अब ये जो हेमिस्फेयर है इसकी दो सरफेस है, एक तो ये सरफेस है और एक बन रही है डिस्क सरफेस। एक बन रही है कौन सी? डिस्क सरफेस। तो ये हो गई डिस्क सरफेस और ये हो गई कर्व सरफेस। तो जो नेट फ्लक्स है वो इन दोनों से मिलकर बन रहा है, इसके से फाई डिस्क और प्लस फाई कर्व। तो क्योंकि ये क्लोज सरफेस है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी है, तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि जो कर्विलिनियर सरफेस है उसका जो फ्लक्स है वो बराबर होना चाहिए किसके? वो बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ फाई डिस्क। यदि आप डिस्क का निकाल लोगे तो आपको किसका आंसर मिल जाएगा? कर्व का आंसर मिल जाएगा। तो डिस्क का अगर आपको निकालना है फ्लक्स, तो डिस्क मैंने बना ली है उसी हेमिस्फीयर में से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कैसे? परपेंडिकुलर इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर जाएगा ऐसे अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका जो फाई बनेगा वो क्या बनेगा? ई ए, ई डॉट ए, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये हो गया ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री यानी कि -1 बन गया, तो ये हो गया माइनस ई ए, और ये डिस्क की रेडियस यदि आर है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया ई पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ले लो, आर स्क्वायर। तो कर्व का चाहिए आपको, ये किसका है? डिस्क का है, और कर्व का जो है वो इसके नेगेटिव साइन के बराबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो फाई कर्व जो है उसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव पाई आर स्क्वायर ई, यानी कि बी ऑप्शन।
यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको आंसर माइनस में भी दिया जा सकता था, तो इस बात का ध्यान रखना है कि किसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। अब इसी क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज कर दिया जाए, चेंज कैसे कर दिया जाए, अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे दे दूंगा, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मैंने सरफेस बना दी, ये सरफेस, ये सेंटर लाइन है, यहाँ से इस तरह से पास हो रही है, और ये लाइन इस तरह से पास हो रही है, ठीक है, और यहाँ से एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री का एंगल। The question is, if hemisphere is rotated by 30 degree with respect to the horizontal, calculate flux through hemispherical curved surface, ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है E इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी हमें दिया है E इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन √2, ऑप्शन सी हमें दिया है E इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ऑप्शन डी हमें दिया है √3/2 और E पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर सरफेस रखी हुई है, क्लोज सरफेस, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा तो अच्छे से। यहाँ पर भी दो सरफेस बन रही है, एक बन रही है डिस्क और एक कौन सी है, कर्व है, तो ये 0 हो गया। तो कर्व का किसके बराबर आएगा, डिस्क के बराबर आएगा। कुल मिला के आपको डिस्क का निकालना है, तो डिस्क को अलग से बाहर निकाल लिया आपने, डिस्क बाहर निकाल लिया ऐसे, ये डिस्क है, तो ये डिस्क का जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे जा रहा होगा परपेंडिकुलर इसके, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, और यहाँ से ये जो डिस्क है ये हॉरिजेंटल हो गया, और डिस्क का ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, यहाँ से कितना एंगल बना के बैठा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना के बैठा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डिस्क का जो नॉर्मल है, उन दोनों के बीच में हमें एंगल चाहिए। उन दोनों के बीच में एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, उन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो ये नॉर्मल हो गया यहाँ से, ठीक है, तो ये पूरा जो एंगल है, ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल कितना बन रहा है, 30, तो ये एंगल निकल गया आपका, ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, तो यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री आ गया। अब ये पूरा एंगल जो बच रहा है, ये एंगल, ये कितना है, 90, तो ये एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री, कितना बचेगा, ये 30 डिग्री बचेगा, ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ से। अब इसी तरह से ये जो एंगल है, ये एंगल जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये कितना है, 90 का, तो ये एंगल कितना हो गया, 60, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना हो गया, 60 प्लस 30 प्लस 60, यानी कि 150 डिग्री का एंगल हो गया है, किस किस के बीच में, ई और ए के बीच में 150 डिग्री का एंगल हो गया। तो 150 डिग्री का हो गया, तो यहाँ से निकालो फाइव डिस्क, ये हो जाएगा ई ए और कॉस 150 डिग्री, तो ये आ गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर, कॉस 150 डिग्री मतलब कॉस 30 डिग्री, माइनस में वैल्यू देगा, तो ये आएगा -√3/2, इसको मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, √3/2 इक्वल में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कर्वीलिनियर सरफेस का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √3/2 ई पाई आर स्क्वायर, √3/2 ई पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, तो ये गाउस लॉ के जितने भी केसेस हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब कल का जो लेक्चर है इसमें हम करेंगे पीवाईक्यूज,
आज या कल में मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको परसों और मतलब कर लिया पड़ेगा। आज मंडे है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में जो 2 असाइनमेंट हो जाएंगे वो आपके डिस्कस करेंगे, तो गाउस लॉ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टैंडर्ड जो सिचुएशंस होती है, स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकाले जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाला है वो खत्म होगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम पोटेंशियल। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा करीबन 5-6 दिन, 4 से 5 दिन में हो जाएगा। 4-5 दिन भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 3 दिन तक हो जाएगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।